दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है होली वाटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? होली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पवित्र। होली वाटर मतलब कि पवित्र पानी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एवरी डे तेनाली रमन्स वाइफ टोल्ड हिम अबाउट अ हाउस इन द नेबरहुड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेल मतलब बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी डे, हर दिन। तेनाली रमन्स वाइफ। दोस्तों, यहाँ रमन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होता है। हर दिन तेनाली रमन्स वाइफ मतलब तेनाली रमन की पत्नी। टोल्ड हिम उनको बताती। अबाउट ए हाउस, अबाउट मतलब बारे में, एक घर के बारे में। इन द नेबरहुड पड़ोस में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एवरी डे तेनाली रमन्स वाइफ टोल्ड हिम अबाउट अ हाउस इन द नेबरहुड मतलब तेनाली रमन की पत्नी उन्हें हर दिन अपने पड़ोस में एक घर के बारे में बताती। द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ हु लिव्ड देयर हैड लाउड आर्गूमेंट्स डेली अबाउट समथिंग और द अदर। क्या अर्थ हुआ? द मदर इन लॉ। दोस्तों, मदर इन लॉ का मतलब है सास और डॉटर इन लॉ का मतलब है बहू। तो क्या अर्थ हुआ? द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ हु लिव्ड देयर। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि सास और बहू हु लिव्ड देयर जो वहाँ रहते थे, हैड लाउड आर्गूमेंट्स उनकी ज़ोरदार बहस होती। आर्गूमेंट मतलब बहस, उनकी ज़ोरदार बहस होती, रोज़ जोरदार बहस होती अबाउट समथिंग और दी अदर, किसी ना किसी चीज़ के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सास और बहू जो रहते थे, जो वहाँ रहते थे, उनकी रोज़ किसी ना किसी चीज़ के ऊपर ज़ोरदार बहस होती थी। वन डे हिज वाइफ टोल्ड हिम, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। एक दिन उनकी पत्नी ने, हिज वाइफ मतलब उनकी पत्नी ने, टोल्ड हिम उन्हें बताया, दैट कि द डॉटर इन लॉ हैड कम। उन्होंने बताया कि जो डॉटर इन लॉ है मतलब जो बहू है वो आई थी। दोस्तों, यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उनकी पत्नी ने उनको बताया कि डॉटर इन लॉ हैड कम टू तेनाली रमन्स हाउस की जो बहू है वो आई थी तेनाली रमन के घर, एंड रिक्वेस्टेड और उसने अनुरोध किया था, टू मीट हिम और उसने उनसे मिलने का अनुरोध किया था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी कि जो तेनाली रमन की पत्नी थी वो उनको बताती थी एक घर के बारे में जो कि उनके पड़ोस में था, और जो वहाँ सास और बहू रहते थे उनका किसी न किसी बात पर रोज़ ज़ोरदार बहस होती थी। और एक दिन उनकी पत्नी ने उनको बताया कि जो बहू है वो उनके घर आई थी और उसने अनुरोध किया उनसे मिलने का। किससे मिलने का? तेनालीराम से। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन मेट हर द नेक्स्ट डे। और दोस्तों, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मेट। तेनाली रमन मेट हर, तेनाली रमन उससे मिले। अगले दिन मेट हर द नेक्स्ट डे मतलब तेनाली रमन अगले दिन उससे मिले। शी वॉज़ वेरी अपसेट,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। अपसेट का मतलब होता है उदास। शी वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत उदास थी। आई हेट क्वेरलिंग विद माई मदर इन लॉ सर, तो उसने क्या कहा, आई हेट। देखिए दोस्तों, हेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, किसी चीज़ से नफरत करना, घृणा करना। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ऐसे वाक्य जो जहाँ पर ता है, तिये, ते है वाक्यों की टेल पर आता है। मैं खेलता हूँ, वह दौड़ता है, वह रोता है, इस टाइप के वाक्य जहाँ पर ता है, तिये आप देखेंगे वाक्य की टेल पर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। और जहाँ पर हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो उसने, अब इसका क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, आई हेट क्वेरलिंग, और क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। आई हेट क्वेरलिंग विद माई मदर इन लॉ मतलब सर, श्रीमान। तो उसने कहा कि श्रीमान मुझे अपनी मतलब कि मुझे अपनी सास से झगड़ा करना पसंद नहीं है, मतलब मुझे अपनी सास से झगड़ा करना पसंद नहीं है श्रीमान। बट शी इज़ ऑलवेज सेइंग समथिंग नेस्टी एंड देन। और दोस्तों नेस्टी को आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव नेस्टी का मतलब है बुरा भला। तो उसने आगे क्या कहा, बट शी इज़ ऑलवेज सेइंग समथिंग नेस्टी, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब कुछ गलत बोलती हैं। एंड देन, और फिर, इफ़ आई से एनीथिंग, और यदि फिर मैं कुछ कहूँ। इन रिप्लाई, तो उसने क्या कहा कि वो हमेशा कुछ गलत बोलती हैं, और यदि मैं कुछ कहूँ, इन रिप्लाई यदि मैं जवाब में कुछ कहूँ, देयर इज़ अ बिग रॉ इन द हाउस, फिर घर में एक बड़ा बखेड़ा, एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। रॉ का मतलब कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा झगड़ा। आई हैव हर्ड दैट यू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके अलावा इस चीज़ को भी याद रखें, जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब आपको हैव का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ हैव लगाया गया है। और HEAR हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म में हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि, दैट मतलब कि मैंने सुना है कि, यू सॉल्व, आप समाधान करते हो, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि आप सभी तरह की समस्याओं का समाधान करते हो। विल यू प्लीज़ टेल मी नाउ टू सॉर्ट दिस आउट, विल यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू सॉर्ट दिस आउट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर गा गे की टेल पर आता है। और यदि आप ऐसे वाक्यों में आप इंट्रोगेटिव के वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का यूज़ आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होगा। और इंट्रोगेटिव बनाते समय विल का यूज़ सबसे पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले मेंशन करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, विल यू प्लीज़ टेल मी, कृपया करके क्या आप मुझे बताओगे, हाउ टू सॉर्ट दिस आउट, इसको कैसे निपटाएं। हाउ सॉर्ट आउट मतलब किसी चीज़ का निपटारा करना, मतलब इसका निपटारा कैसे करें। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन थॉट फॉर अ मोमेंट। दोस्तों थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म में थॉट, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तेनालीरामन थॉट फॉर अ मोमेंट मतलब तेनालीरामन ने एक क्षण के लिए सोचा। देन फिर ही ब्रॉट सम वाटर, ब्रिंग मतलब लाना, और सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ कि तेनालीरामन ने थोड़ी मतलब एक क्षण सोचा, फिर ही ब्रॉट, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई। देन ही ब्रॉट, फिर वो लाए सम वाटर, फिर वो थोड़ा पानी लाए, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, तेनालीरामन ने एक पल के लिए सोचा, एक क्षण के लिए सोचा, फिर वो देन ही ब्रॉट सम वाटर फ्रॉम इनसाइड, फिर वो फ्रॉम इनसाइड मतलब फिर अंदर से, फिर वो अंदर से थोड़ा पानी लाए। हेयर ही सेड, ये है, गिविंग द वाटर, पानी देते हुए, टू द लेडी मतलब महिला को पानी देते हुए कहा। प्लीज़ टेक दिस, कृपया इसे ले लीजिए। टेक मतलब लेना। इट इज़, इट इज़ हॉली वाटर। तो उन्होंने क्या कहा,
इट इज़ मतलब कि ये होली वाटर है, ये पवित्र पानी है। वेन एवर योर मदर इन लॉ स्कोल्ड्स यू, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, स्कोल्ड का मतलब डांटना, और ये फिफ्थ फॉर्म है स्कोल्ड्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यही रीज़न है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव में वाक्य बनाते हैं और कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब आपको वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। SCOLD स्कोल्ड मतलब डांटना, और फिफ्थ फॉर्म है स्कोल्ड्स। तो क्या अर्थ हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ होली वाटर, ये पवित्र पानी है, पवित्र जल है, या कह सकते हैं पवित्र पानी है। वेन एवर का मतलब जब भी, वेन एवर योर मदर इन लॉ स्कोल्ड्स यू, मतलब जब भी आपकी सास आपको डांटें, जस्ट टेक ए सिप, मतलब इसमें से एक घूंट ले लेना, एंड कीप इट इन योर माउथ, और आप उसे अपने मुंह में रखना फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक। तो उन्होंने उसे क्या बताया कि जब भी आपकी जो सास हैं वो आपको डांटें, इसका एक आप सिप लेना, सिप का मतलब एक घूंट, इसका एक घूंट लेना, एंड कीप इट इन योर माउथ फॉर 2 मिनट्स, और उसे अपने मुंह में 2 मिनट रखना। डोंट स्वेलो इट, स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना, डोंट स्वेलो इट, इसको निगलना मत, फॉर 2 मिनट्स मतलब इसको 2 मिनट तक मत निगलना। एंड डोंट रिप्लाई आफ्टर स्वेलिंग द वाटर, और उस आगे क्या कहा, एंड डोंट रिप्लाई, और जवाब मत देना आफ्टर स्वेलिंग द वाटर, मतलब पानी को निगलने के बाद जवाब मत देना। चलिए आगे देखिए। दिस विल हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम आस्क द लेडी पजल, जो महिला थी उसने पजल्ड होते हुए, मतलब उसने भ्रमित होते हुए उसने पूछा, दिस विल हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या ये मतलब मेरी मदद करेगा, मतलब मेरी समस्या को का समाधान करने में मेरी मदद करेगा। यस हाँ, बट यू मस्ट डू इट रेगुलरली, लेकिन आपको इसे अवश्य ही नियमित रूप से करना होगा। एडवाइस तेनालीरामन, तेनालीरामन ने सलाह दी। आगे देखिए। द लेडी स्टार्टेड टू डू दिस एवरी टाइम हर मदर इन लॉ बिगेन टू शाउट और स्कोल्ड। क्या अर्थ हुआ, जो महिला थी उसने ये करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड टू डू दिस, हर समय मतलब जब भी उसकी सास उसको उस पर चिल्लाना या उसको डांटना शुरू करती, उसने इस काम को करना शुरू कर दिया। सो इसलिए शी नेवर रिप्लाइड टू हर, इसलिए उसने उसको कभी भी जवाब नहीं दिया, और रिटॉर्टेड, और या उस बात का उसने पलटवार नहीं किया। रिटॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पलटवार करना, किसी चीज़ का मुँह तोड़ जवाब देना, इसलिए उसने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया और कभी भी उसने इस चीज़ का पलटवार नहीं किया। नो मैटर वॉट शी सैड, मतलब जो भी हो जाए, जो भी उसने कहा उस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड ईच टाइम, और जब भी, हर मदर इन लॉ गॉट टायर्ड, और जब भी जो उसकी माँ सास थी वो थक जाती, गॉट टायर्ड एंड फेल साइलेंट। एंड ईच टाइम हर मदर इन लॉ गॉट टायर्ड एंड फेल साइलेंट, और हर बार जो उसकी सास थी, और दोस्तों गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, और फॉल साइलेंट मतलब चुप पड़ जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एंड ईच टाइम, और हर बार, हर मदर इन लॉ गॉट टायर्ड, हर बार जो उसकी सास थी वो थक जाती, एंड फेल साइलेंट, और वो चुप हो जाती। एवरी मंथ, हर महीने, द लेडी केम टू तेनालीरामन, जो महिला थी वो तेनालीरामन के पास आती, एंड टुक सम मोर होली वाटर, और वो और भी ज़्यादा, मतलब कि और जो पवित्र पानी था वो उसको ले जाती। चलिए आगे देखिए। दिस वेंट ऑन फॉर सम मंथ्स, और ये जो चीज़ थी वो कई महीनों तक चलती रही। द लेडी वुड होल्ड द होली वाटर इन हर माउथ एंड नॉट रिप्लाई टू हर मदर इन लॉ, जो महिला थी वो वुड होल्ड द होली वाटर इन हर माउथ, वो उस पवित्र पानी को अपने मुंह में रखती, होल्ड मतलब रखना, एंड नॉट रिप्लाई टू हर मदर इन लॉ, और वो अपनी सास को जवाब नहीं देती। एट द एंड ऑफ हर एंग्री आउटबर्स्ट, और दोस्तों आउटबर्स्ट को आप नोट कर लीजिए, किसी चीज़ पर एकदम फट पड़ने को आउटबर्स्ट कहा जाता है। एट द एंड ऑफ हर एंग्री आउटबर्स्ट हर मदर इन लॉ वुड बिकम साइलेंट। क्या अर्थ हुआ, एट द एंड ऑफ हर एंग्री आउटबर्स्ट मतलब अपने एक गुस्सैल आउटबर्स्ट, मतलब कि मतलब क्या कह सकते हैं इसको, एक क्रोध वाला जो उनका आउटबर्स्ट होता है, मतलब कि जो उनका एक फटना होता गुस्से में, उसके बाद हर मदर इन लॉ वुड बिकम साइलेंट, जो उनकी माँ थी वो चुप हो जाती, मतलब जो सास थी वो चुप हो जाती अपने गुस्से के बाद। स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, एज द डेज वेंट बाय, जैसे जैसे जो दिन थे वो गुजरे।
वेंट बाय द लेडीज़ मदर इन लॉ, उस महिला की जो मदर इन लॉ थी, सास थी, स्टॉप्ड गेटिंग एंग्री, उन्हें गुस्सा आना बंद हो गया, सो ऑफन, अक्सर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे जो उनकी सास थी उन्हें धीरे मतलब उन्हें गुस्सा आना बंद हो गया, मतलब अक्सर उनको गुस्सा आना बंद हो गया। शी रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ, दैट कि हर डॉटर इन लॉ वॉज नॉट गेटिंग एंग्री, उन्हें एहसास हुआ कि जो उनकी बहू है, जो उनकी डॉटर इन लॉ है, बहू है, वॉज नॉट गेटिंग एंग्री, वो नाराज़, मतलब वो गुस्सा नहीं हो रही है, क्रोधित नहीं हो रही है, एट ऑल, बिल्कुल भी वो क्रोधित नहीं हो रही है, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। इन फैक्ट, असल में, शी वॉज बिहेविंग वेरी नाइसली, असल में वो बहुत अच्छे तरह से व्यवहार कर रही है। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम मंथ्स मतलब कुछ महीनों के बाद, द लेडी वेंट टू तेनालीरामन, जो महिला थी वो तेनालीरामन के पास गई, एंड आस्क्ड फॉर द होली वाटर अगेन, और उसने, और दोस्तों आस्क फॉर को आप नोट कर लीजिए, वैसे आस्क मतलब मांगना होता है, लेकिन जब आस्क के साथ फॉर जुड़ जाता है तो वैसे आस्क मतलब पूछना, लेकिन आस्क फॉर का मतलब हो जाता है मांगना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द लेडी वेंट टू तेनालीरामन, जो महिला थी वो तेनालीरामन के पास गई, एंड आस्क्ड फॉर द होली वाटर अगेन, और अगेन मतलब फिर दोबारा उसने पवित्र पानी मांगा। दिस टाइम, इस बार, तेनालीरामन लाफ्ड, जो तेनालीरामन थे वो हंसे, यू डोंट नीड इट, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, एनी मोर, मतलब मैडम। तो उन्होंने क्या कहा कि मैडम, मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि श्रीमती, अब आपको इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू से दैट सर, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि मतलब कि श्रीमान आप ऐसा क्यों कहते हैं। नाउ, अब, यू कैन यूज़ द वाटर फ्रॉम योर वेल, अब उन्होंने क्या कहा कि अब आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रॉम योर वेल मतलब आप अपने कुएं से पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इट विल बी इनफ, और ये काफ़ी होगा, इनफ मतलब काफ़ी होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ यू कैन यूज़ द वाटर फ्रॉम योर वेल एंड इट विल बी इनफ, मतलब अब आप अपने कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकते हो और ये काफ़ी होगा। यू हैव कंट्रोल्ड योर एंगर, और दोस्तों यहाँ भी देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, और पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना, थर्ड फॉर्म है कंट्रोल। तो यहाँ पर जब हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, यू हैव कंट्रोल्ड योर एंगर, मतलब आपने अपने गुस्से को, क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, एंड एज ए रिज़ल्ट, और परिणाम स्वरूप, योर मदर इन लॉ हैज़ ऑल्सो बिकम काम, जो परिणाम स्वरूप जो आपकी सास हैं, हैज़ ऑल्सो बिकम काम, वो भी शांत हो चुकी हैं, एंड क्वाइट, और खामोश हो गई हैं। सेट तेनालीरामन वाइजली, तेनालीरामन ने कहा वाइजली मतलब समझदारी से, वाइजली का मतलब एडवर्ब है जिसका मतलब समझदारी से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ, उन्होंने क्या कहा कि आपने अब अपने गुस्से को, क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, और परिणाम स्वरूप जो आपकी सास हैं वो भी शांत हो गई हैं और वो खामोश हो गई हैं। तेनालीरामन ने ये बात कही बड़ी समझदारी से। द लेडी स्माइल्ड, जो महिला थी वो मुस्कुराई, एंड थैंक्ड तेनालीरामन, और उसने तेनालीरामन को धन्यवाद किया। हिज विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, और जो उनकी बुद्धिमानी थी, हैड ब्रॉट पीस टू हर होम, वो उसके घर में शांति लेकर आ चुकी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो सार है वो या कह सकते हैं कई बार रीड इट बिटवीन द लाइंस जो होता है, कहानी का जो मॉरल शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ ही गए होंगे। एक्चुअली में जो पानी था जिसको यहाँ पर होली वाटर कहा गया है, असल में वो नॉर्मल ही पानी था, और तेनालीरामन ने सिर्फ उसको इतना ही सिखाया कि जब उसकी सास उसको डांटे या उसको बुरा भला कहे, वो शांत रहे और उनकी बातों का जवाब ना दे। और जब उस महिला ने वैसा ही किया, क्योंकि जो तेनालीरामन थे उन्होंने उसको कहा कि आप जब मतलब कि उस पानी का घूंट पिएं तो 2 मिनट तक आपको उसे मुंह में रखना है और उसको निगलना नहीं है, और आपको उसके बाद जवाब भी नहीं देना। तो जाहिर सी बात है जब उनकी सास उन्हें डांटती और या कुछ बुरा भला कहती तो वो उसका कभी जवाब नहीं देती, और धीरे धीरे जब सास को भी ये एहसास हुआ कि जो मेरी बहू है वो मेरी को किसी भी बात का जवाब नहीं देती, तो धीरे धीरे उनका भी गुस्सा शांत हो गया और उनके घर में एक शांति आ गई। तो दरअसल बात ये थी, पानी में ऐसा कोई चमत्कार नहीं था, बस जो तेनालीरामन थे उन्होंने उस महिला को हैंडल करना सिखाया कि यदि आप के साथ में इस तरह का कोई व्यवहार कर रहा है तो आप उसको लड़ाई से बचने के लिए या फिर किसी भी तरह के झगड़े से बचने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए।
तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यदि हम किसी भी तरह के झगड़े से बचना चाहें, अवॉइड करना चाहें, तो हमें बड़ी ही समझदारी से उस चीज़ को हैंडल करना होता है। यदि दोनों व्यक्ति किसी बात में बहस करते रहेंगे तो वो झगड़ा कभी भी शांत नहीं होगा। कई बार हम अपने आपस में भी ऐसे छोटी छोटी बहस में बड़ी बहस हो जाती है, कई बार लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की गई है कि यदि एक व्यक्ति शांत रहता है तो वो जो बात है वो बड़े ही आराम से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें भी सबक लेना चाहिए कि हमें जितना हो सके शांत रहने की ही कोशिश करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी ज़्यादा गुस्सा ना आए और किसी भी तरह से हमारा व्यवहार ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस स्टोरी एंड इफ़ यू रियली वांट टू appreciate my hard work, it's my request, kindly do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this, you may also share this video if you think that this video is going to be useful for your friends, for your family member. Please share this video. If you share this video, more people can learn English from my channel, and we will also get the benefit of your sharing this. And apart from this guys, if you have any type of doubt related to English, you can ask me in the comment section. And if you have any type of like if you have any feedback or any suggestion, you are more than welcome. You can write your feedback in the comment section. Most of the time I try to respond you, but if I fail or maybe if I not able to respond you, do not worry, because sometime I do not get the time to respond you, but as soon as I get the time, I always respond each of you. Whenever I get comment, I try to respond that. And apart from this guys, sometime I see a lot of comment asking me that how can we improve the English. So the only thing that which I would like to say guys, the more you speak, the more you learn. So whatever you are right now doing, or maybe if you are not taking English classes regularly, what you can do when you are watching such videos, just try to write all the vocabulary, whatever new word meaning or the structures you get, just make a note of that. And apart from this, do a little bit grammar, and you can just talk to your friends and try to speak in English only. Or suppose if you can't talk to anyone, or maybe if you hesitate, then just talk to yourself, think in your mind, and do not think in Hindi, try to think in English only. And guys, it's very normal thing when we start talking in English. Hesitation is a very big problem. Most of us are not very confident to speak in English in front of others, so it's a very normal behavior. You should not feel worry about that. Everyone faces this problem. It's okay. But what you have to do, you have to try to speak maybe with your friends or maybe in front of mirror. When you keep on doing the same thing again and again, and one day you will be able to speak in front of people also, because you must have heard this phrase that practice makes a man perfect. So what you have to do, keep on practicing English, and never think that you can't talk. If you think this way, you will never learn, right? So always believe in yourself and believe that you can speak in English. When you believe yourself, then only others can believe you. So first of all, start believing yourself, be confident, and just win this world. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.